नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। हफ्ते की शुरुआत करेंगे सेविंग्स के साथ, यानी कहाँ निवेश करें, बेहतर निवेश कैसे करें, और इन सभी सवालों को जवाब देने के लिए, इन सभी सवालों का हल निकालने के लिए हमारे साथ प्रकाश रंजन सिन्हा मौजूद हैं, डायरेक्टर नर्चर इंडिया कंसल्टेंट्स। प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो प्रकाश, इससे पहले कि मैं दर्शकों से बातचीत शुरू करूं, आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगी, फायदे की बात जो हमारे दर्शकों के लिए आप बताना चाहते हैं। देखिए, आज सबसे पहले जो अपने दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप निवेश करते हैं तो आपकी एक ऑब्जेक्टिव होती है। आपका जो पैसा आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो किसी न किसी पर्पस के लिए आप करते हैं, चाहे वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आपको वो पैसे को आपको उपयोग करना है। तो आपकी ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होनी चाहिए, और आपकी जो ऑब्जेक्टिव है और वो जितने लंबे समय तक के लिए या कम समय तक के लिए है, उस हिसाब से आपको हमेशा एक इन्वेस्टमेंट चॉइस करना चाहिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक होते हैं वो हमेशा कभी कंप्लेन करेंगे कि हमें इक्विटी में नुकसान हो गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इक्विटी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छे बिजनेस के साथ जुड़ते हैं, और लंबे अवधि में अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको एक अच्छी रिटर्न आएगी। अगर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो कि शॉर्ट टर्म में होता है, तो फिर डेट एक अच्छा विकल्प होता है। तो ये एक बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि आप बाजार में जब भी चाहे डेट या इक्विटी जहां भी इन्वेस्ट करें, हमेशा मार्केट को या एनएवी को देख के ना करें। आप हमेशा एक सिस्टमेटिक और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते चलें, जो भी आप जितना भी आप अफोर्ड कर सकें। यानी प्रकाश, निवेश करने से पहले ये काफी ये जानना जरूरी होगा कि होराइजन क्या है और कितने समय के लिए निवेश किया जा रहा है। चलिए, बिना वक्त जाया किए अपने कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक एसपी साहू पुरी उड़ीसा से हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार मिस्टर साहू, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम जी, मेरा 30 ईयर्स एज है जी। मैंने पहले 7,775 रुपया देकर मैंने बीमा किया, मैं जीवन आनंद बीमा जी। अब मेरे पास एक लड़का है, तीनों वाली, तो मैंने चिल्ड्रन प्लान बनाने के प्लान कीजिए। मतलब ऐसे बेटर प्लान हो, जैसे 20-20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर्स के बाद बेहतरीन, मतलब मेरे को मैच्योरिटी देगी। क्या SBI लाइफ इंश्योरेंस है कि LIC में, किसमें कर सकता हूँ? आप सिर्फ एक पॉलिसी ही लेना चाह रहे हैं या कुछ और भी निवेश आपने सोचा है? क्योंकि समय आपके पास काफी है, जैसे आपने बताया था बच्चा आपका काफी छोटा है, करीब 1.5 साल का है। 20 साल एक लंबा समय होता है। ऐसे में जो रकम हम बता रहे हैं 10 लाख, आप शायद पहुंचना चाह रहे हैं 10 लाख का लक्ष्य, क्या आपको लगता है कि अगले 20 साल में 10 लाख की वैल्यू उतनी रहेगी? क्योंकि इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना होगा। नहीं मैडम, बहुत ज्यादा 10 साल का वैल्यू तो कुछ नहीं है जी। ठीक है सर, आप फोन लाइन ठीक है। मिस्टर साहू, आपने जैसे बताया था 30 इयर्स आपकी एज है, तो इस एज पे आप रिस्क भी ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हैं प्रकाश रंजन सिन्हा, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। प्रकाश, जैसा इन्होंने बताया अपने प्रोफाइल और इनका बच्चा काफी छोटा है, लंबी अवधि में क्या लगता है आपको इक्विटी, जैसे शो की शुरुआत में आप कह रहे थे जब समय ज्यादा है तो इक्विटी निवेश बेहतर रह सकता है, कोई विकल्प इनके लिए? जैसे कि ये मनी बैक पॉलिसी में करना चाहते हैं, तो पहले जरूरी है इनको समझना कि मनी बैक में क्या होता है। बेसिकली ये एक आपको एंडोमेंट पॉलिसी है, और जहां तक इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी की बात की, मेरे ख्याल से सारे इंश्योरेंस कंपनी मैं कोई बोलूंगा नहीं कि कौन अच्छा कौन बुरा, सभी अच्छे हैं। जरूरी ये है यहाँ पे देखना कि जब आप मनी बैक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है ये कि भगवान न करे कल को अगर जो बच्चे के पिता हैं या जो गार्डियन हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो बच्चे की आगे जो पढ़ाई या आगे का जो खर्च है उसमें रुकावट ना आए। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस चीज है। लेकिन जहां पे भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, कोई गारंटी वाली अगर एक चीज होती है आपके इन्वेस्टमेंट में, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट ज्यादातर डेट में होता है। तो रिटर्न पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो उसमें 7 या 8% से ज्यादा का रिटर्न नहीं आता है। तो ये सेफ और सिक्योर्ड रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको कम मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है इनको समझना। अब अवधि की बात है, लंबी अवधि है, तो एक विकल्प इनके सामने मनी बैक वाला तो है जो कि इन्होंने प्रपोज किया है, लेकिन इसके अंदर कितना करना है ये इनको एक अपने अच्छे सलाहकार से देख के ये डिसाइड करें। दूसरा हो सकता है ये टर्म प्लान ले ले और साथ में इक्विटी में एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, जो कि इनको अच्छा रिटर्न देगा।
जी, तो यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक पॉलिसी में करेंगे और उससे बेहतर होगा, ये एक ओपिनियन है एक्सपर्ट की तरफ से कि आप ऐसा कर सकते हैं कि रिस्क कवर के लिए आप टर्म प्लान खरीद ले और बाकी जो रकम है वो आप म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी फंड्स में आप निवेश करें। एक अनुमानित टेबल भी आपके सामने कि 20 साल के लिए अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, करीब अगर 1000 से 1300 रुपए आप प्रति माह निवेश कर रहे हैं, आपको देखिए 10% एक औसतन लगा के हम चल रहे हैं, तो करीब करीब 10 लाख का जो आपका लक्ष्य है वो आप पहुंच सकते हैं वहां तक। और साथ ही अगर आपको बेहतर रिटर्न मिला, यानी करीब 12% का रिटर्न मिलता है, तो भी आप 13 लाख के आसपास पहुंच पाएंगे। लेकिन 20 साल आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको सिंसियरली और इसको फॉलो करना होगा और अपना पोर्टफोलियो भी लगातार मॉनिटर करना होगा। साथ ही आप जितने ज्यादा समय के लिए निवेश करेंगे उतना बेहतर आपका लक्ष्य हो सकता है। अगले दर्शक अनिल मलिक हैं, करनाल हरियाणा से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मिस्टर मलिक, पूछिए क्या सवाल है। हेलो मिस्टर अनिल मलिक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ मेरे ना इन्वेस्टमेंट मंथली इनकम है तो 40,000 रुपए है कल। जी हेलो सर, आपकी आवाज इस वक्त लाइव है हमारे साथ और दर्शक भी सुन पा रहे हैं। आपने बहुत सारी पॉलिसीज अपने पोर्टफोलियो में मेल की थी और साथ ही कुछ टैक्स सेविंग फंड्स भी हैं। इसके अलावा कहीं कुछ निवेश करना चाहते हैं आप? हाँ मैं इससे चाहता हूँ, हाउ कैन आई बट व्हाट इज योर गोल सर? मिस्टर मलिक जी, मिस्टर मलिक आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे जो आपके मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें ईएलएस ज्यादा है, यानी टैक्स सेविंग के लिए आपने ज्यादा किए हैं, लेकिन फिर भी आपने जैसे बताया कि आप आगे के बच्चे दोनों छोटे हैं अभी, आप कितना और निवेश कर सकते हैं? और किस चीज में इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं? कितने समय के लिए करेंगे आप निवेश? सॉरी मिस्टर मलिक, आपकी आवाज क्लियरली हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो सवाल आपने ईमेल से शेयर किया था प्रकाश, जैसा अनिल का आपने पोर्टफोलियो देखा है, ज्यादातर पॉलिसीज एलआईसी की हैं, ट्रिपल कवर इन्होंने लिया हुआ है, चाइल्ड गेन एक पॉलिसी ली हुई है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ईएलएसएस में इनका निवेश है, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी और साथ ही एसबीआई टैक्स गेन। इस ईएलएसएस पोर्टफोलियो पर आपका कमेंट और साथ ही इतनी सारी जो पॉलिसीज ली हैं, क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? देखिए, आप इंश्योरेंस को हमेशा इंश्योरेंस की तरह से देखना होगा और इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस की तरह से नहीं देखना चाहिए, मेरा मानना है। और जो इन्होंने जो पॉलिसीज ली हैं ये सारे एंडोमेंट प्लान हैं जहां पे डेट प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से एक पॉलिसी या दो पॉलिसी, एक पॉलिसी तो बिल्कुल ही अगर चाहे तो टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले इनको ये देखना जरूरी है कि इसके अगेंस्ट में इनका क्या पेनल्टी या क्या है, तो वो देख के कर सकते हैं। जहां तक इन्होंने ईएलएसएस में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन अगर ये अपने बच्चे के लिए एक लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि उसके पढ़ाई से या शादी से अगर रिलेटेड है, तो अवधि अगर लंबी है, जो कि मैं इनका दिख रहा है मुझे 10 साल से ऊपर की अवधि है, तो मेरा इनको हमेशा सुझाव रहेगा कि आप एक अच्छे लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप वाले फंड में आप इन्वेस्ट करें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। चलिए, तो अनिल आपकी आवाज क्लियरली नहीं पहुंची थी और साथ ही पोर्टफोलियो में भी ऐसा लगता है क्लैरिटी की जरूरत है, इसलिए एक्सपर्ट की राय है कि बहुत सारी पॉलिसीज जो आपने जमा कर ली हैं वो सही नहीं होगा। जो आपने एलआईसी में निवेश किया हो उसमें आप कंटिन्यू करें, लेकिन साथ ही इतनी सारी जो एलआईसी पॉलिसीज हैं जो आपको लग रहा है कि आपके गोल को सही ढंग से आगे नहीं ले जा रही है, सरेंडर चार्ज के बारे में चेक करें और उसके बाद कोई एक पॉलिसी इसमें से आप निकल जाए ताकि जो प्रीमियम की रकम है वो आप कहीं और चैनलाइज कर पाए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, प्रकाश रंजन सिन्हा से बातचीत जारी है। सेविंग्स पर अगर आपको भी कोई सवाल भेजना है, तरीका बेहद आसान है, स्क्रीन के निचले भाग में हमारा ईमेल आईडी मेंशन है, moneyguru@zenetwork.com पर अपने सवाल भेज सकते हैं। फोन नंबर अपना जरूर मेंशन करें, साथ ही सेव लिखकर आप एसएमएस भी कर सकते हैं, सेव लिखकर स्पेस देकर अपना नाम अपना सवाल 57575 पर आपको भेजना होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु, चर्चा सेविंग्स पर हो रही है और नर्सर इंडिया से हमारे साथ प्रकाश रंजन सिन्हा है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, दर्पण पटेल कच्छ गुजरात से हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार दर्पण, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, बताइए मैंने दर्पण। ईमेल में बताया है कि मेरी एनुअल इनकम 4.5 लाख है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ओके। हाल ही में मैंने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लिया था 27,000 ईयरली प्रीमियम वाला, ओके और 10 लाख का उसका कवर है जी। इसके अलावा मैं ईयरली 1 लाख रुपये पीपीएफ में डालता हूँ। ठीक है, ओके।
तो अभी मेरे मेडिक्लेम में कुछ नहीं लिया, हेल्थ पर कुछ नहीं लिया ठीक और है। इंश्योरेंस में 10 लाख का लिया हुआ है। ओके। इसके अलावा मेरे 2 गोल सर कि अभी 1-2 साल में मेरे को गाड़ी भी लेनी है और अब तकरीबन 10 साल में मुझे अप टू 35-40 लाख का अमाउंट चाहिए, जिससे मैं घर अपना खरीदना घर चाह बनाना रहे चाहता हो। जी हूँ। दर्पण बहुत मेरा जी पोर्टफोलियो हम्म मेरा पोर्टफोलियो में कैसे सेट करूँ? ठीक है, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, बहुत अच्छा आपका सवाल है और साथ ही आपने लक्ष्य पे एकदम क्लियरली सेट किया हुआ है कि अगले 2 साल में आपको कितना लक्ष्य है आपका 4 लाख का और फिर उसके बाद अगले 10 साल का लक्ष्य भी आपका क्लियर है। अपने बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं दर्पण, आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? मेरी उम्र 30 साल है। ठीक है, ओके। और आपने जैसे बताया कि आप जैसे जो आपके टारगेट्स हैं कि आपको गाड़ी लेनी है, उस पर आपको घर लेना है, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ आपने अभी करंटली इन्वेस्टमेंट कहीं कुछ पीएलआई जैसे आपने बताया, साथ ही पीपीएफ में आप करते हैं, पर क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपका जीपीएफ भी कटता होगा, पर इक्विटी एक्सपोजर अभी तक आपने लिया है नहीं, यानी बाजार में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप निवेश करते हैं? नहीं, अभी कुछ किया नहीं है, मेरा सीपीएफ है सैलरी में। ठीक है, दैट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रकाश जैसे दर्पण बता रहे हैं पीपीएफ इज वन इंस्ट्रूमेंट जिसमें 1 लाख का एक लेते हैं ये एग्जाम्पशन, साथ ही पीएलआई पोस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने कभी खरीदा है जिसमें शायद 10 लाख का कवर मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया, यानी जो इन्होंने मेंशन किया कि मेडिक्लेम एक भी नहीं लिया इन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए सरकार की तरफ से कुछ मेडिकल खर्चों जरूर डेफिनेटली नहीं मिलते होंगे, लेकिन बिसाइड्स दैट एक इंडिविजुअल पॉलिसी लेना सही रहेगा या नहीं? देखिए, इन्होंने पीपीएफ तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है, क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल एडवांटेज होता है और मेरे ख्याल से आज का ब्याज दर के हिसाब से भी उसका अच्छा है, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है इनका। इसके अलावा लेकिन अगर ये पर्याप्त है या नहीं है रिटायरमेंट के लिए, वो इनको देखना पड़ेगा। अगर ये कुछ कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख्याल से एक इवन छोटा अमाउंट भी 500-1000 रुपये का भी अगर एसआईपी करें लॉन्ग टर्म अच्छे इक्विटी फंड में तो बेहतर होगा। जहां तक मेडिक्लेम का सवाल है, ये पीएलआई इनके कवर्ड है, लेकिन जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बढ़ती चली जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर ये अलग से अगर कोई मेडिक्लेम पॉलिसी अगर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। हालांकि ये सरकारी कर्मचारी हैं तो वो काफी हद तक कवर्ड होंगे। तो ये 2 चीजें मैं बोलूंगा। और जहां तक अपने बच्चों का और किसी और चीज के लिए इनको इन्वेस्टमेंट करना है तो टाइम होराइजन के हिसाब से देखें और लंबे अवधि के लिए हमेशा एक अच्छे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। और छोटे अवधि अगर है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये अपना कार लेना चाहते हैं जो कि मेरे ख्याल से 1-2 साल के अंदर, तो बेहतर होगा आप डेट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी कैपिटल की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और उससे ज्यादा जो मकान वाला जो पार्ट है वो इक्विटी के थ्रू आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपना कीजिए। चले, तो आप इक्विटी एक्सपोजर जरूर लें क्योंकि एज भी आपकी साइड पर है, आप सरकारी मेडिकल खर्च आपको मिलता है, लेकिन एक इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी लेना ठीक होगा। साथ ही छोटी अवधि है, जैसे आपने बताया अगले 1-2 साल में आपको एक रकम जमा करनी है, बैंक एफडी सबसे सेफ ऑप्शन होता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स का आप रुक कर सकते हैं। और जहां तक जो आपके अगले 10 साल का आपने बताया कि आपको घर खरीदना, उसके लिए आप इक्विटी का सहारा लें, यानी कि इक्विटी एक्सपोजर लें, सीधे बाजार में निवेश नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए, एक सवाल ईमेल के जरिए यहाँ शामिल करें। सौरभ साहू जी का सवाल है, सागर मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल भेजा है। काफी यंग इन्वेस्टर हैं, छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने मेंशन किया 23 इयर्स इनकी एज है, अगले 1 साल के लिए ये 40,000 रुपए का लमसम इनके पास है, उसे निवेश करना चाह रहे हैं। बताइए प्रकाश साहब कि कहाँ इनको निवेश करना होगा, और अगर डेट फंड्स की बात करें कौन से फंड्स ठीक रहेंगे? वो जब ये कह रहे हैं कि मैं 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल से शायद ये 40,000 रुपया जो है ये किसी पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो है तो फिर डेफिनेटली इनको डेट फंड में रहना चाहिए। और अगर जो इनके पास जो विकल्प है वो बैंक एफडी हो सकता है 1 साल की अवधि का लगभग, या आपको डेट फंड हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड हो सकते हैं, या एफएमपी हो सकते हैं, फिक्स मैच्योरिटी प्लान हो सकते हैं। तो ये तीनों के बीच में ये एक ऑप्शन डिसाइड करें, या फिर ये बाइफरकेट भी कर सकते हैं। एक चीज जो इनको देखने की जरूरत है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न इनका कितना बनता है, क्योंकि बैंक एफडी में या शॉर्ट टर्म डेट फंड में अगर आप 1 साल से कम में आप करते हैं या 1 साल का रहता है तो आपकी इनकम में वो ऐड हो जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप बैंक ये इनकम फंड में आप करते हैं तो उसका टैक्सेशन अलग लगता है। एफएमपी में भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो ये पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना बनेगा ये देख के करें। मेरा सुझाव रहेगा एफएमपी में करें और इंडेक्सेशन का बेनिफिट लें, तो वो ज्यादा बेहतर इनके लिए वो होगा।
चलिए, तो यानी छोटी अवधि में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एक्सपर्ट ने यहाँ पर मेंशन किया, वो ये कि आप अपनी टैक्सेबिलिटी जरूर देखें। अगर आप हायर टैक्स स्लैब में पढ़ रहे हैं तो एफएमपीज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कम अवधि में आप जो रकम लगा रहे हैं अगर आपने सारा टैक्स में दे दिया तो आपको रिटर्न्स काफी कम मिलेंगे। कुछ डेट फंड्स भी आपके स्क्रीन पर हमने बताए हैं, करीब करीब 8 से 9% का रिटर्न इन सभी फंड्स ने दिया है पिछले 1 साल के अंदर। कंपैरिजन किया जाए एफडी से तो लगभग इतना ही ब्याज आपको सालाना एफडीज पे भी मिलता है, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो डेट फंड्स दे स्कोर ओवर द एफडीज, क्योंकि आपका जो ब्याज है उस पर एफडी के केस में आपको टैक्स देना होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ और ईमेल्स हैं और कुछ दर्शक हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु सेविंग्स, आखिरी सेगमेंट है, इसलिए अब एक और दर्शक फोन लाइन पे हैं। राहुल कौशल हमारे साथ लुधियाना से। नमस्कार राहुल, बताइए आपने कुछ प्लानिंग की है अगले 30 वर्षों के लिए और मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स कुछ बताएंगे आपने क्या किए हैं? हाँ जी मैम, मेरा ना एक्सिस लॉन्ग टर्म में है 2000 रुपये प्रीमियम, IDFC प्रीमियम में 2000 रुपये जी पर मंथ PPF में करता हूँ मैं, साल में 10,000 रुपये करता हूँ। मेरे बच्चों के लिए चाहिए 17 साल बाद तो 1 करोड़ रुपये, और क्या बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद ये 31-32 साल के बाद है, वो मुझे 3-4 करोड़ रुपये चाहिए। और मैंने ईमेल कर रखा है अपना पोर्टफोलियो ना, रिलायंस में करता हूँ, तो मेरा पोर्टफोलियो बदला जाता है। ठीक है, चलिए लंबी अवधि का आप सोच रहे हैं, अपनी उम्र बताएंगे राहुल कितनी है? राहुल प्लीज टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। आपकी उम्र जानना चाह रहे हैं कितनी है? 28। चलिए ठीक है, राहुल का सवाल हमने सुना और इन्होंने मेंशन किया था कि सरकारी नौकरी में काम करते हैं और साथ ही अपने बच्चों के लिए ये उनकी पढ़ाई और साथ ही रिटायरमेंट को देखते हुए अपना कॉर्पस बनाना चाह रहे हैं। एनपीएस में इनका निवेश है क्योंकि सरकारी एम्प्लॉय कंपल्शन है, लेकिन डिडक्शन कितना है वो 3,300 रुपए। साथ ही आईसीआईसी फोकस्ड इक्विटी, आईसीआईसी डायनामिक, IDFC प्राइमरी इक्विटी, अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स में इन्होंने निवेश किया हुआ है। ELSS भी एक मेंशन है, एक्सेस का लॉन्ग टर्म इक्विटी 2,000 रुपए उसमें डालते हैं। साथ ही कुछ सेक्टोरल एक्सपोजर भी लिया है, फार्मा फंड में भी इन्होंने निवेश किया है। प्रकाश, उनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, मैं पोर्टफोलियो में मैं कोई सब अच्छा है, बस 2 ही बात इनको बोलना चाहूंगा। एक, एनपीएस में इनको इक्विटी वाला ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि इक्विटी आपको एनपीएस ऑप्शन जो रहेगा वो बेस्ट रिटर्न देगा, और चूंकि आप ये रिटायरमेंट के लिए आप करने जा रहे हैं और अभी अवधि बहुत लंबी है तो इक्विटी वाला पार्ट आपको रिटर्न एनहेंस करेगा। जहां तक इन्होंने अपने बच्चों के लिए जो 1 करोड़ की बात की, वहां पे मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं कि इन्होंने कैलकुलेशन कैसे की है। देखिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बहुत सिंपल तरीका है कि आज की डेट पे आप जो भी चाहे मेडिकल या इंजीनियरिंग या MBA का जो कॉस्ट होता है आज की डेट पे जो है उसको आप बेस बनाकर आप जो आज से जितने साल बाद आपका बच्चा उस के लायक बनेगा, चाहे वो 8 साल 10 साल 15 साल बाद हो, आपको एक इन्फ्लेशन के साथ उसको इंक्रीज करना है, और इन्फ्लेशन का दर आप 8% या 7% जो भी आप एक ले सकते हैं, तो वो उस ढंग से आपको करना है। तो बहुत जरूरी है आपके पहले ये एक करेक्ट फिगर पे आप पहुंचे, क्योंकि 1 करोड़ मुझे लगता है, मुझे उसका बेस समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने कैसे रखा है। बिल्कुल, और जहां तक अगर ये 7 साल में ये 1 करोड़ पहुंचना चाह रहे हैं तो इनके लिए लगभग 68,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर इक्विटी में करते हैं, तो ये मैं इनको बोलूंगा। तो ये अपने ये पहली बात है। दूसरी चीज, जो ये अपने 31 साल के लिए अपने पोस्ट रिटायरमेंट के लिए जो बातें कर रहे हैं, वहां पे 5,000 भी अगर ये पर मंथ एक अच्छे इक्विटी फंड में डालते हैं तो मेरे ख्याल से ये अपनी जो 4 करोड़ का ये अपना जो पोस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं वो आराम से क्रिएट हो जाएगा। जी, तो चलिए, आप जो मौजूदा निवेश है वो पर्याप्त नहीं होगा और आप अपना लक्ष्य अचीव करना चाह रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने होंगे, एक साथ नहीं बढ़ा सकते, तो आप समय के साथ और आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है अगर आपके, तो आप SIP की रकम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इतने ही सवाल आज शामिल कर पाएंगे। प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, लेकिन रात 8 बजे में देखिए हमारी खास पेशकश सुपर प्राइम मिनिस्टर। नमस्कार।